हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग बैंकिंग चैनल। आज के सेशन में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ बोल सकते हैं, टॉपिक नहीं बोलेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में, पॉइंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि हम सबको पता है कि 1 अप्रैल से एक नया साल यानी कि नया फिनेंशियल ईयर स्टार्ट होने जा रहा है। और जब भी नया साल मतलब नया फिनेंशियल ईयर आता है तो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिसमें हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो आज के सेशन में हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि 1 अप्रैल से ऐसे कौन कौन से रूल्स हैं जो बदल जाएंगे, जिससे हमारी लाइफ पर हमें कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। मतलब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम बोले तो उसका असर हमारी जेब पर देखने को मिलेगा। तो वन बाय वन यहाँ पर सारे जो भी मेजर चेंजेस हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बट सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, जिससे और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और उनको भी पता चल सके कि आखिर 1 अप्रैल से क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं और वो पहले से अवेयर रहें। ठीक है, सबसे पहला जो यहाँ पर पॉइंट है वो है फास्टैग केवाईसी इज मैंडेटरी। मतलब फास्टैग केवाईसी ये मैंडेटरी होगा। तो 1 अप्रैल 2024 से फास्टैग से रिलेटेड जो रूल्स हैं उसमें हमें चेंज देखने को मिलेगा। अगर आपने अपना फास्टैग केवाईसी 31 मार्च 2024 तक अपडेट नहीं कराया तो आपको 1 अप्रैल से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। ठीक है, तो 1 अप्रैल 2024 से फास्टैग से रिलेटेड जो रूल्स हैं उसमें आपको चेंज देखने को मिल रहा है। अगर आप 31 मार्च तक फास्टैग केवाईसी को अपडेट नहीं कराएंगे तो 1 अप्रैल से आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। कैसे, देखिए, द बैंक विल डीएक्टिवेट द फास्टैग विदाउट केवाईसी। तो बैंक क्या करेगा, बिना केवाईसी वाले फास्टैग को डीएक्टिवेट कर देगा। मतलब आप यूज नहीं कर पाएंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपके फास्टैग में बैलेंस है ना। अगर आपने केवाईसी नहीं कराया तो बैंक जो है आपके फास्टैग को डीएक्टिवेट कर देगा। सो दिस मीन्स दैट इवन इफ देयर इज अ बैलेंस इन फास्टैग, पेमेंट विल नॉट बी मेड थ्रू इट। अगर बैलेंस होगा भी तो भी आप पेमेंट नहीं कर सकेंगे फास्टैग से अगर आपने केवाईसी नहीं कराया। ठीक है, तो एनएचएआई जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इन्होंने फास्टैग केवाईसी को मैंडेटरी कर दिया है। तो 31 मार्च तक का टाइम है, फास्टैग केवाईसी करवा सकते हैं। अदरवाइज 1 अप्रैल से हमें यहाँ पर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। बैलेंस होने के बावजूद भी हम पेमेंट नहीं कर सकेंगे। सो दिस इज नंबर 1 चेंज। सेकेंड, हम बात करते हैं पैन आधार लिंक। आपको पता होगा, बहुत लंबे टाइम से सुनते आ रहे हैं कि पैन और आधार कार्ड को आपस में लिंक करना है। बहुत सारे हमें एक्सटेंडेड डेट भी देखने को मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पैन को आधार कार्ड से लिंक करना मैंडेटरी कर दिया गया है और इसका जो डेडलाइन है वो 31 मार्च है। 31 मार्च तक आपको पैन और आधार को लिंक कर लेना है। इफ द पैन इज नॉट लिंक टू द आधार कार्ड, द पैन नंबर विल बी कैंसिल्ड। तो अगर पैन आधार से लिंक नहीं होगा तो आपका जो पैन नंबर है वो कैंसिल हो जाएगा और फिर आपका पैन एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में यूज नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करना मैंडेटरी है। 31 मार्च तक आप इसको लिंक कर लीजिए। अगर नहीं करते हैं तो फिर जो पैन नंबर है आपका वो कैंसिल कर दिया जाएगा और फिर पैन को आप एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में अपने पैन कार्ड को यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आफ्टर 1 अप्रैल, 1 अप्रैल के बाद है ना, द यूजर विल हैव टू पे अ पेनाल्टी ऑफ ₹1000 टू लिंक पैन विद आधार। अगर आप पैन कार्ड और आधार कार्ड को 1 अप्रैल के बाद लिंक करते हैं तो वहां पर आपको ₹1000 का पेनाल्टी पे करना पड़ेगा। तो अगर आप पेनाल्टी देने से बचना चाहते हैं तो 31 मार्च तक पैन कार्ड और आधार कार्ड को आपस में लिंक कर लीजिए, जिससे कि आपको ₹1000 का पेनाल्टी ना देना पड़े। सो दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये सबके लिए है ना, ये सबके लिए। सबके पास पैन कार्ड होगा, सबके पास आधार कार्ड होगा, तो उसको 31 मार्च तक, कल ही 31 मार्च है ना, तो इसको लिंक कर लीजिए। अदरवाइज उसके बाद अगर करेंगे तो आपको ₹1000 का पेनाल्टी पे करना पड़ेगा। क्लियर है? ओके। ईपीएफओ न्यू रूल, ईपीएफओ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, इसमें भी हमें कुछ नए चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। ध्यान से समझिएगा। द ईपीएफओ रूल्स आर ऑल्सो गोइंग टू चेंज फ्रॉम 1 अप्रैल 2024। 1 अप्रैल से इसमें भी कुछ चेंज होने जा रहा है। होगा क्या? The Employee Provident Fund Organization is going to implement the new rule from the next month according to this rule। ये जो नया रूल है इसमें होगा क्या, आफ्टर चेंजिंग द जॉब, अगर कोई पर्सन अपनी जॉब चेंज करता है तो इनका जो पीएफ अकाउंट है ये ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा ऑटो मोड में। ठीक है, सो द पीएफ अकाउंट विल बी ट्रांसफर टू ऑटो मोड। तो इस नियम के अनुसार अब नौकरी चेंज करने के बाद पीएफ अकाउंट ये ऑटो मोड में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो अकाउंट ट्रांसफर करने के लिए यूजर को रिक्वेस्ट देने की जरूरत होती थी वो अब नहीं देना पड़ेगा, वो ऑटो मोड में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई पर्सन अपनी जॉब चेंज करता है तो इनका जो पीएफ अकाउंट है
वो ऑटो मोड में ट्रांसफर हो जाएगा। इनको अकाउंट चेंज करवाने के लिए रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी। तो ये एक बहुत बड़ा रिलैक्सेशन है जो भी जॉब वाले पर्सन है उनके लिए। सो आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस रूल द यूजर्स प्रॉब्लम विल बी रिड्यूस्ड टू एन एक्सटेंट, है ना। तो इससे यूजर की परेशानी बहुत हद तक कम हो जाएगी। तो वही है कि जो भी जॉब कर रहे हैं अगर वो अपनी जॉब को चेंज करते हैं तो पीएफ अकाउंट इनका ऑटो मोड में ट्रांसफर हो जाएगा। ओके, चलिए इसके बाद है एसबीआई क्रेडिट कार्ड। एसबीआई क्रेडिट कार्ड से भी रिलेटेड कुछ चेंजेस यहाँ पर बताए गए हैं। सो जिन यूजर्स के पास एसबीआई क्रेडिट कार्ड है ना, उनके लिए बता दें कि 1 अप्रैल 2024 से क्रेडिट कार्ड के जो रूल्स हैं उसमें कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। ध्यान से समझिएगा क्या क्या चेंजेस हैं। If you make rent payment through SBI credit card, then you will not be given any reward point on rent payment from 1 अप्रैल। अगर आप SBI क्रेडिट कार्ड के जरिए रेंट पेमेंट करते हैं तो आपको 1 अप्रैल से रेंट पेमेंट पर आपको कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेगा, ठीक है। दिस रूल विल बी वैलिड ऑन सम क्रेडिट कार्ड्स फ्रॉम 1 अप्रैल व्हाइल ऑन सम इट विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम 15 अप्रैल। तो कुछ क्रेडिट कार्ड पर ये 1 अप्रैल से ही इंप्लीमेंट हो जाएगा और कुछ क्रेडिट कार्ड पर ये 15 अप्रैल से एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पर मेन ये अनाउंसमेंट किया गया है कि अगर आप एसबीआई क्रेडिट कार्ड से रेंट पेमेंट करते हैं तो उस पर आपको कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेगा। कुछ कार्ड पर ये 1 अप्रैल से इंप्लीमेंट हो जाएगा, वैलिड होगा, और कुछ कार्ड पर ये 15 अप्रैल से ये रूल अप्लीकेबल हो जाएगा। ओके, चलिए इसके बाद हमें चेंज देखने को मिलेगा एलपीजी गैस प्राइस में। देखते हैं इससे रिलेटेड क्या बताया गया है। अगर हम एलपीजी से रिलेटेड न्यूज की बात करें तो हर महीने की जो फर्स्ट डेट होती है ना, ऑन द फर्स्ट डेट ऑफ एवरी मंथ द एलपीजी सिलेंडर प्राइस इज अपडेटेड अक्रॉस द कंट्री। तो पूरी कंट्री में इसका जो प्राइस है वो अपडेट किया जाता है। सो एलपीजी प्राइस विल आल्सो बी अपडेटेड ऑन 1 अप्रैल। अब 1 अप्रैल को भी यहाँ पर इसका प्राइस क्या होगा, अपडेट होगा। अब देखते हैं कि इसका प्राइस कम होगा या ज्यादा होगा, वो तो 1 अप्रैल को ही पता चलेगा क्योंकि ये हमेशा चेंज होता रहता है। और जहां तक ये प्राइस कम होना हो सकता है ऐसा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो द पॉसिबिलिटी ऑफ देयर प्राइसेस चेंजिंग बिटवीन द लोकसभा इलेक्शन इज क्वाइट लो। या फिर हो सकता है कि इनकी कीमतों में बदलाव होने की संभावना काफी कम है। मे भी हो सकता है कि चेंज ना हो या फिर कुछ 19-20 का फर्क हो सकता है या फिर कम भी हो सकता है। अब वो डिपेंड करता है कि कितना प्राइस करेंगे, ठीक है। तो हर महीने की जो पहली तारीख होती है उसमें एलपीजी सिलेंडर का जो प्राइस है वो चेंज होता है। तो 1 अप्रैल को भी यहाँ पर हमें इसका नया प्राइस देखने को मिल सकता है या मे भी हो सकता है कि ना भी चेंज हो, वो 1 अप्रैल को पता चलेगा। एनपीएस से रिलेटेड बात करते हैं कि एनपीएस से रिलेटेड क्या यहाँ पर चीजें बताई गई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है एनपीएस वाला पॉइंट। सो यहाँ पर एक मेजर चेंज होने वाला है लॉग इन प्रोसेस ऑफ द एनपीएस। एनपीएस आपको पता है नेशनल पेंशन सिस्टम। तो 1 अप्रैल से नेशनल पेंशन सिस्टम के लॉग इन प्रोसेस में एक मेजर चेंज देखने को मिलेगा। एक्चुअली जो ये आजकल साइबर क्राइम बहुत ज्यादा हो रहा है ना, डिजिटल फ्रॉड बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, उसी को कंसीडर करते हुए एनपीएस के लॉगिन प्रोसेस में चेंज देखने को मिलेगा। सो यहाँ पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इंप्लीमेंट किया जाएगा पीएफआरडीए के द्वारा फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ। यानी कि 1 अप्रैल से यहाँ पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इंप्लीमेंट हो जाएगा। तो इसके इम्प्लीमेंटेशन के बाद अगर कोई एनपीएस होल्डर है ना वो एनपीएस में लॉग इन करता है तो उसको आधार बेस्ड ओटीपी मिलेगा। मतलब पहले ओटीपी आएगा फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ओटीपी एंटर करने के बाद ही आप लॉग इन कर पाएंगे। तो यहाँ पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इंप्लीमेंट किया जाएगा एक तरीके से सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए, हमें डिजिटल फ्रॉड या फिर साइबर क्राइम से प्रोटेक्ट करने के लिए ये डिसीजन लिया गया है। तो नेशनल पेंशन सिस्टम के लॉगिन प्रोसेस को लेकर चेंज किया गया है कि यहाँ पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इंप्लीमेंट किया जाएगा, जहां पर लॉगिन के टाइम पर आपको आधार बेस्ड ओटीपी की जरूरत पड़ेगी। जो जब ओटीपी आएगा उसके बाद ही आप लॉगिन कर सकेंगे। ओके, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। टैक्स रिजीम से रिलेटेड भी कुछ चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। बहुत ध्यान से एक एक पॉइंट को सुनिएगा। इफ द टैक्स पेयर हैज नॉट yet सेलेक्टेड द टैक्स रिजीम, अगर टैक्स पेयर ने अभी तक टैक्स रिजीम को सिलेक्ट नहीं किया है ना, तो आपको सेलेक्ट कर लेना पड़ेगा। चाहे ओल्ड टैक्स रिजीम को सिलेक्ट करिए चाहे जो न्यू टैक्स रिजीम है उसको सिलेक्ट करिए। अगर नहीं करते हैं तो 1 अप्रैल से जो न्यू टैक्स रिजीम है वो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम बन जाएगा। अगर किसी ने टैक्स रिजीम को सिलेक्ट नहीं किया है, न्यू या ओल्ड किसी को भी, तो 1 अप्रैल से वो ऑटोमेटिकली है ना वो डिफॉल्ट न्यू टैक्स रिजीम में चला जाएगा, ठीक है। So that is the tax payer will have to pay tax automatically according to the rule of the new tax system। तो अगर हम इसको 1 अप्रैल के पहले सेलेक्ट नहीं करते हैं तो फिर यहाँ पर नए रूल के अकॉर्डिंगली जो भी टैक्स पेयर हैं उनको न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग ही टैक्स पे करना पड़ेगा, फिर वो उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं।
न्यू टैक्स रिजीम की अगर हम बात करें, है ना, न्यू टैक्स रिजीम की, तो न्यू टैक्स सिस्टम में बोला गया है यू विल नॉट हैव टू पे एनी टैक्स ऑन इनकम अप टू 7 लाख रुपीज। अगर 7 लाख रुपीज तक का आपका जो इनकम है उस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना है। बट इफ यू वांट टू सेव टैक्स बाय इन्वेस्टिंग, लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट के थ्रू टैक्स को सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए जो ओल्ड टैक्स रिजीम है ना, वो आपके लिए ज्यादा बेटर है। तो अब आपको 1 अप्रैल के पहले टैक्स रिजीम जो भी है, ओल्ड या न्यू, जो आपको ज्यादा समझ में आ रहा हो, जो आपको ज्यादा प्रॉफिटेबल लग रहा हो, उसमें से किसी एक को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज 1 अप्रैल से ये डिफॉल्ट टैक्स रिजीम अपने आप न्यू टैक्स रिजीम को ही फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, डिफॉल्ट मोड में चला जाएगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन अब न्यू टैक्स रिजीम में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सो पहले क्या होता था, स्टैंडर्ड डिडक्शन होता था 50,000 रुपीज का, जो कि ओल्ड टैक्स रिजीम में अप्लीकेबल होता था। अब इसको न्यू टैक्स रिजीम में भी ऐड कर दिया गया है। सो नाउ इट हैज बीन इंक्लूडेड इन दी न्यू टैक्स रिजीम। ठीक है, स्टैंडर्ड डिडक्शन में एक टैक्स रिबेट होता है 50,000 रुपीज का, जिसका मतलब ये होता है दैट यू कैन रिड्यूस योर सैलरी बाय रुपीज 50,000 विदाउट थिंकिंग। तो आप क्या कर सकते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन के तहत 50,000 रुपए पर आपको टैक्स छूट मिलती है। मतलब आप अपनी सैलरी से बिना कुछ सोचे समझे 50,000 रुपए क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका न्यू टैक्स रिजीम में भी क्या हो गया है, इंक्लूड हो गया है। पहले ये ओल्ड टैक्स रिजीम में अप्लीकेबल होता था। ठीक है, ये क्या करता है, ये आपकी टैक्सेबल इनकम को कम कर देता है। ठीक है, सो दिस रिड्यूसेस योर टैक्सेबल इनकम। बहुत सारे लोगों को इससे प्रॉफिट भी मिल जाता है ना। सम पीपल बेनिफिट फ्रॉम दिस एग्जेम्पशन सो मच दे आर नॉट टैक्स्ड विद द रिबेट ऑफ द सेक्शन 87A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, एंड दोज अर्निंग अ टोटल ऑफ less than ₹5 lakh get a discount of up to ₹12,500। क्लियर है, समझ में आ गया? ओके अब यहाँ पर दूसरा जो टैक्स से रिलेटेड पॉइंट बताया गया है वो ये है कि प्राइवेट एम्प्लॉयज को टैक्स से यहाँ पर बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में वर्क करते हैं और आप बहुत कम छुट्टियां लेते हैं, ठीक है, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं और कम छुट्टियां लेते हैं, देन यू आर गोइंग टू गेट मोर टैक्स एग्जेम्पशन ऑन द मनी यू गेट इन लाइव ऑफ लीव। तो छुट्टियों के बदले मिलने वाले पैसे पर आपको ज्यादा टैक्स छूट यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, इससे पहले क्या था कि if a non-government employee took money from the company lie off his remaining leave only up to ₹3 lakh was tax free। तो इससे पहले क्या होता था कि अगर कोई नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय वो अपनी बची छुट्टियों के बदले कंपनी से पैसा लेता था तो बस 3 लाख रुपए तक की ही रकम जो होती थी वो टैक्स फ्री होती थी। बट अब इस लिमिट को इंक्रीज कर दिया गया है। अब इंक्रीज करके कितना कर दिया गया है, 25 लाख। ठीक है, तो अब यह लिमिट आपका 25 लाख रुपए तक कर दिया गया है। तो प्राइवेट नौकरी वालों को यहाँ टैक्स में फायदा मिलने वाला है। इसके अलावा जिनकी अर्निंग 5 करोड़ से ज्यादा है वो ज्यादा टैक्स बचा सकते हैं। तो 1 अप्रैल से दोज पीपल हु आर अर्निंग मोर देन 5 करोड़ एनुअली विल ऑल्सो गेट अ बिग बेनिफिट, है ना। तो जो भी लोग एनुअली, है ना, मतलब सालाना उनकी जो आमदनी है वो 5 करोड़ से ज्यादा है तो यहाँ पर उनको भी बेनिफिट मिलने वाला है। गवर्नमेंट हैज रिड्यूस्ड सरचार्ज ऑन इनकम एबव ₹5 करोड़ बाई 12%। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, 5 करोड़ से एबव इनकम पर इन्होंने सरचार्ज को 12% से कम कर दिया है। पहले ये 37% होता था सरचार्ज और अब कितना हो जाएगा, 25%, जो आपका 1 अप्रैल से अप्लीकेबल होने वाला है। बट यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो बेनिफिट है ये सिर्फ उन्हीं के लिए अवेलेबल होगा जो न्यू टैक्स सिस्टम को चूज करेंगे। मतलब जो ओल्ड टैक्स रिजीम को फॉलो करेंगे उनके लिए ये बेनिफिट नहीं होगा। जो न्यू टैक्स रिजीम को अवेल करेंगे उनको ही ये बेनिफिट मिल सकेगा। क्लियर है, चलिए। इसके अलावा टैक्स ऑन मेच्योरिटी इनकम ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ये क्या है, नाउ द मेच्योरिटी इनकम रिसीव्ड फ्रॉम द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी विल हैव टू बी टैक्स्ड। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अब जीवन बीमा पॉलिसी से मिली मेच्योरिटी इनकम पर आपको टैक्स देना होगा। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने ये अनाउंस किया है। तो कोई भी पॉलिसी अगर 1 अप्रैल 2023 के बाद इशू की गई है ना, तो वो इस रूल के अंडर आएगा। तो उसमें जो भी मेच्योरिटी पीरियड, मतलब मेच्योरिटी के बाद जो इनकम आप रिसीव करेंगे उस पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। एंड दिस टैक्स विल हैव टू बी पेड ओनली टू दोज whose premium will be more than ₹5 लाख। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप चाहे जितने का इंश्योरेंस करा रहे हैं और आपको आफ्टर मेच्योरिटी टैक्स पे करना होगा। जिनका टोटल प्रीमियम 5 लाख से ज्यादा है,
है ना, तो उनको आफ्टर मेच्योरिटी जो भी इनकम मिलेगा उस पर टैक्स देना पड़ेगा। ये आपका 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा, बट ये सिर्फ उन्हीं पॉलिसीज पर अप्लीकेबल होगा जो 1 अप्रैल 2023 के बाद इशू किए गए हैं। सो एनी पॉलिसीज इशूड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2023 इट विल कम अंडर द परव्यू ऑफ दिस रूल। ठीक है, तो ये कुछ मेजर चेंजेस हैं जो कि 1 अप्रैल से होने वाले हैं, 1 अप्रैल 2024 से। आई होप सो कि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक रहा है ये एक ऐसा टॉपिक है, ऐसी चीज है जो सबको पता होना चाहिए। तो सेशन को आप लोग शेयर कर दीजिएगा सबके साथ, जिससे कि सबको ये सारे पॉइंट्स पता हो, सारी चीजें पता हो और वो अवेयर हो। तो हाँ, बाकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। एंड अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है। बाकी और भी ऐसी न्यूज के साथ, अपडेट्स के साथ मिलते रहेंगे आपसे यहीं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग बैंकिंग चैनल पर। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।